हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार के सोशल रिफॉर्म्स भारत में चल रहे थे या फिर कैसी या परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमें सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी, हमें भी पुनर्जागरण की ज़रूरत पड़ी और हमें भी ऐसा लगा कि हमें भी हमारे जो सोशल एविल्स हैं, जो हमारी गलत जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी जो कास्ट रिलेटेड जो गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं या फिर जो हमारे वर्ण से रिलेटेड है, जैसे चतुर्वर्ण के बारे में हमने पढ़ा था। तो उन सबको उन सब में रिफ़ॉर्म करने के लिए हमने किस प्रकार के प्रयास किए थे, उन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में, जिसमें कि जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से ऐसे लीडर्स थे या फिर किन-किन ने किन-किन व्यक्तियों ने अपनी आवाज़ उठाई इन इन सोशल एविल्स के खिलाफ कि किसने कहा कि हमें जो विमेंस को राइट्स देने चाहिए, लाइक एजुकेशन रिलेटेड राइट्स, विडोज़ की रीमैरेज रिलेटेड राइट्स और भी अदर राइट्स, और उसके साथ-साथ ही हमें किस प्रकार की जो हमारी जो सोशल लाइफ़ है या फिर हमारी सोसाइटी में, इस पे किस प्रकार के रिफॉर्म्स करना चाहिए, उसके लिए आवाज़ किन-किन लीडर्स ने उठाई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसमें अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट अगर लीडर हैं तो वो हैं राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने जो ब्रह्मो समाज था उसकी स्थापना भी की थी, जिसमें हम सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि उन्होंने जो ग्रुप बनाया ब्रह्मो समाज, उसके बारे में। राजा राम मोहन रॉय ही भारतीय फर्स्ट एनलाइटेड सिटीजन थे या फिर एनलाइटेड एक व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले जो भारतीय जो रेनेसो हुआ उसके लिए जो उसकी शुरुआत की, उसके बारे में राम मोहन रॉय ने ही हमें बताया, जिसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसो भी कहा जाता है। राम मोहन रॉय की जन्म 1772 में हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी क्या किन किन चीज़ों को ये चाहते थे या फिर हमारा जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में किस प्रकार के ये चेंजेस लाना चाहते थे। जैसे कि इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन वेस्टर्न कंट्रीज में जो अलग अलग प्रकार के जो साइंटिफिक इन्वेंशंस चल रहे थे, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही थी जो साइंस से रिलेटेड थी, और साथ ही साथ में उसी जो है वो ही अप्रोच जो कि वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उनमें चल रही थी, वो भारत में लाना चाहते थे। और भारत भी एक साइंटिफिक जो भारतीय सोसाइटी है, वो भी एक साइंस बेस्ड सोसाइटी बने, इसलिए वो आगे इस प्रकार का वो परिवर्तन चाहते थे। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, वो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। वो चाहते थे कि जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर एक प्रकार की डिग्निटी है, वो किसी प्रकार का वो करप्शन या फिर किसी प्रकार की जो एविल प्रैक्टिसेस हैं, किसी को भी वो फोर्स्ड करते हैं या फिर किसी को भी वो अगर परेशान करते हैं या फिर किसी को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उनके खिलाफ या फिर उनके लिए उनके जो अंदर एक ह्यूमन डिग्निटी हो जिसके ऊपर वो अपना ध्यान दे। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है सोशल इक्वेलिटी, कि सोसाइटी में सभी को इक्वेलिटी मिले, ना भी किसी प्रकार का कोई चतुर्वर्ण टाइप कोई जो प्रोग्राम हो या फिर किसी प्रकार की ऐसी कोई परिस्थिति भारत में ना हो जिसमें कि जो जैसे कि अनटचेबल्स थे उन्हें एक प्रकार से बाहर ही माना जाता था कि ये हमारी सोसाइटी किसी प्रकार के हिस्से नहीं हो सकते हैं। लेकिन अनटचेबल्स को भी एक प्रकार से ह्यूमन माना जाए और वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, जैसे कि जो अपर वर्ण की क्लास थी या जो अपर कास्ट के पीपल्स थे उनके साथ ही रहते हैं, तो उनको एक साथ लाया जाए। इन सब के बारे में राम मोहन रॉय चाहते थे। अगर हम बात करें तो इनकी जो ये चाहते थे कि जो मोनोथिज़्म की एक प्रैक्टिसेस भारत में लेके आई जाए। मोनोथिज़्म एक प्रैक्टिस है कि एक ही गॉड की पूजा की जाए। सभी को एक ही माना जाए या फिर सभी गॉड्स एक ही हैं। ये बोलते थे कि दुनिया में सभी गॉड एक हैं, अलग-अलग इनके नाम हैं केवल। तो ये चाहते थे कि हमें जो मोनोथिज़्म की जो प्रैक्टिस है, उसे हमारे भारत में एक प्रकार से इस्टेब्लिश किया जाए। जैसे क्रिश्चियन या फिर इस्लामिज़्म में जैसे एक ही गॉड की जो जो प्रैक्टिस चलती है, उसी प्रकार भारत में भी एक प्रकार से मोनोथिज़्म का कॉन्सेप्ट ही लेके आया जाए। इसलिए इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी, जिसका नाम मोनोथिस्ट रखा गया, जिसको 1809 में इन्होंने इसकी रचना की। उसके बाद में बात करते हैं कि इनके और क्या-क्या वर्क्स थे, जैसे कि इन्होंने जो वेदास थे और जो उपनिषद थे, उनमें से 5 उपनिषद का इन्होंने बंगाली जो लैंग्वेज थी उसमें ट्रांसलेट किया। उसके बाद में राजा राम मोहन रॉय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसे एक प्रकार से सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स भी कहा जाता था। जिसकी स्थापना उन्होंने कलकत्ता में की, जो कि वो वहाँ पे जो वेदांत की जो फिलोसफी थी, उसके जो आइडियल्स थे, जो मोनोथिस्टिक आइडियल्स थे, मेनली जो मोनोथिस्टिक आइडियल्स थे कि एक ही गॉड की पूजा करना या एक ही गॉड को स्वीकार करना,
तो उनको उन्होंने प्रोपोगेट इस सभा में किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कैंपेन भी चलाए, जो जिन कुछ ऐसी जो बाहर की जो एविल प्रैक्टिसेस थी, हमारी जो सोसाइटी की जो ऐसी एविल प्रैक्टिसेस थी, उनके खिलाफ इन्होंने कैंपेन भी चलाए, लाइक जैसे आइडोलेट्री, कास्ट कास्ट रिजिडिटीज, मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल इल्स के बारे में इन्होंने कैंपेन भी चलाया। उसके बाद में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसे परसेप्स ऑफ जीसस कहा गया, जिन्होंने 1820 में लिखा, जिसमें इन्होंने जो मोरल और जो फिलोसफिकल जो मैसेज थे उनको इन्होंने सेपरेट किया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि हमें जो अदर जो रिलीजन्स है या फिर अदर जो कल्चर्स हैं उनके अंदर जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जो क्रिएटिव प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें भारत के जो हमारा जो रिलीजन या फिर हमारा जो हिंदुइज्म है उसमें लाना चाहिए, जिससे कि हमारा हिंदुइज्म आगे बढ़े और जो हमारे हिंदुइज्म की जो एविल प्रैक्टिसेस है या फिर जो गलत जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन्हें हम एक प्रकार से उनमें रिफॉर्म कर सके, और जो अदर कल्चर्स की जो अच्छी प्रैक्टिसेस है उन्हें हम हमारे जो हिंदुइज्म का जो नया जो सेक्ट है या फिर एक प्रकार से जो नई जो इसका अंदर रिफॉर्म कर सके। इस वजह से इन्हें ऑर्थोडॉक्स का रिएक्शन भी मिला, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स वो होते थे जो कि उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होता था, उन्हें सिर्फ मतलब ये था कि जो पुराने जो समय से चलती आ रही है जो हिंदुइज्म की जो फिलोसफी है कि लाइक जैसे हमें हमेशा मानना चाहिए कि जो चतुर्वर्ण है वो ही होंगे, जो अपर कास्ट है वो हमेशा अपर कास्ट रहेगी, अनटचेबल्स हमेशा अनटचेबल्स रहेंगे। तो ऐसी फिलोसफी जो ऑर्थोडॉक्स के लिए ये फिलोसफी होती थी, इसलिए वो ट्रेडिशनल वेज फॉलो करते थे। लेकिन जब राम मोहन रॉय के जो वाक्यास थे वो मॉडर्न थे, एक प्रकार से वो साइंटिफिक तरीके के थे, इसलिए उन्हें एक प्रकार से ऑर्थोडॉक्स जो रिएक्शन था वो उनके खिलाफ होना होना वाजिब था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मो समाज की कैसे स्थापना की गई और कब इसकी स्थापना की गई, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, जो कि इन्होंने अगस्त 1828 में की थी। जिसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई तब इसका नाम ब्रह्मो सभा रखा गया था, लेकिन बाद में इसको ब्रह्मो समाज नाम से इसको ट्रांसफ़र किया गया, और उसी के साथ इस सभा में जो आइडियल्स थे और जो मिशंस थे उनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, और इसके सभा के अंदर बहुत सी जो प्रैक्टिसेस थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, और इस सभा के अंदर सभी को जो इसके मेंबर्स थे उन्हें समझाया जाता था कि जो सुप्रीम बीइंग है या फिर जो सुप्रीम जो एंटिटी है जिसने हमारी रचना की है उसको ही हमें फॉलो करना चाहिए, उसी के बारे में हमें सर्च करना चाहिए और उसी के लिए हमें वर्क करना चाहिए। तो इसके बारे में इस समाज में बताया गया, और इस समाज के साथ साथ इस जो समाज ने जो इन सभी के साथ साथ उन्होंने जो हिंदुइज्म था उसे प्यूरिफाई करने का भी एक एजेंडा चलाया, और उसी के साथ साथ जो मोनोथीज्म था उसको भी इन्होंने जो वेदास के लिए और जो उपनिषद के माध्यम से इन्होंने जो मोनोथिस्टिक जो रिलीजन था या फिर हमारा जो हिंदुइज्म था उसमें मोनोथीज्म को लाने की प्रयास किए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इन्होंने इस ब्रह्मो समाज ने कार्य किया कि जो अदर रिलीजन की जो टीचिंग्स है उनको भी हमारे हिंदुइज्म में लेके आया जाए, ताकि जो हमारा हिंदुइज्म है वो अच्छी तरह से प्यूरिफाई हो पाए। जब इस सभा में जो मॉडर्न जो सुधार थे उनके बारे में बात चल रही, तो इस वजह से उनको वाजिब था कि उन्हें ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन मिलना जरूरी था। इसलिए जो राधाकांत देव नाम के जो 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 ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट्स हुआ करते थे उनका उनके खिलाफ उनके इकट्ठे हुए, इसलिए राधाकांत देव ने धर्म सभा नाम का जो एक संगठन बनाया जो कि जो ब्रह्मो समाज था उसको काउंटर करने के लिए एक जिसने प्रोपेगेंडा चलाया। उसी के साथ साथ जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हुई 1833 में, उसके बाद इस समाज को एक प्रकार से सेटबैक लगा और इसे अब नए लीडर्स की ज़रूरत पड़ी। अब अगर आगे हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मो समाज के क्या क्या फीचर्स थे, किन किन फीचर्स के ऊपर ये वर्क किया करते थे या फिर किन किन के खिलाफ ये आवाज़ उठाते थे, कौन कौन सी ऐसी एविल प्रैक्टिसेस थी जिनके खिलाफ ब्रह्मो समाज कार्य करता था। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो डिनाउंस पॉलीथीज्म एंड आइडल वर्शिप, जिसमें कि जो अलग अलग जो गॉड्स को आप मानते हो या फिर अलग अलग गॉड्स की जो आप पूजा करते हो उसको इन्होंने कहा कि हमें एक ही गॉड को मानना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें मोनोथीज्म की फिलोसफी को ग्रहण करना चाहिए, और इसी के साथ साथ इन्होंने आइडल वर्शिप को भी गलत ठहराया कि हमें आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में इन्होंने डिस्कार्ड किया कि जो डिवाइन अवतार या फिर इनकारनेशन, जैसे कि किसी भी एक व्यक्ति को गॉड का अवतार दे देना, ये बिल्कुल गलत बात है, हमें ये भी एक प्रकार से इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो
और इस समाज ने डिनाइड किया कि जो कोई भी एक स्क्रिप्चर को एक अल्टीमेट अथॉरिटी का रूप दे देना या फिर उसे एक स्टेटस दे देना कि ये अल्टीमेट अथॉरिटी है, जैसे किसी इसका मतलब इन्होंने डायरेक्टली जो इमेज वर्शिप थे उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और उसी के साथ साथ इन्होंने जो एक प्रकार से किसी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं लिया, वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के ऊपर की एक जो आत्मा है वो अपना रूप बदल लेती है, उसके ऊपर इन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य या फिर किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं दिया। उसके बाद अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया कि ये गलत है और ये एक प्रकार से भारत के अंदर अनइक्वलिटी या इनइक्वलिटी पैदा करता है। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन रॉयज एफर्ट एट सोशल रिफॉर्म, कि उन्होंने क्या कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स किए जिससे कि हमारी जो सोसाइटी थी उसमें कुछ चेंज हुए। जिसमें कि हम अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती, इन्होंने सती एबोलिशन या फिर सती को एबोलिशन करने के लिए इन्होंने वर्क किया। उसी के साथ साथ जब इनका जो इन्होंने एक एंटी सती स्ट्रगल भी चलाया जो कि 1818 में चलाया, और उसके बाद में सती को अबोलिशन करने के लिए इन्होंने बहुत सी जो रिलीजियस बुक्स थी उनके उनके जो एक प्रकार से जो एक्सप्लेनेशंस थी उन्होंने जो सभी लोगों को बताई कि कोई भी एक रिलीजियस बुक इस बारे में हमें हमारे जो सेक्रेट टेक्स्ट है वो हमें जो सती है या फिर किसी भी जो विडो है उसको बर्निंग करने के लिए हमें अलाउ नहीं करता। ये हर बार इसे गलत बताया जाता है। उसी के साथ साथ जब जो राजा राम मोहन रॉय थे उनके जो लगातार जो उनके जो प्रयास चल रहे थे उनकी वजह से जो गवर्नमेंट रेगुलेशन आए 1829 में जिस जो सती की प्रैक्टिस थी उसे एक प्रकार से क्राइम घोषित कर दिया गया। और उसी के साथ साथ इन्होंने जो सब्जुकेशन ऑफ विमन था और जो मिसकंसेप्शन चल रहा था कि जो उनके जो खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है उसके लिए भी इन्होंने वर्क किया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो पॉलीगेमी थी या फिर एक प्रकार से बहुविवाह जो सिस्टम चल रहा था वो जो हमारी उसके लिए भी उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। और उसी के साथ साथ जो हमारी विडोज़ थी जिनके जो हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी थी उनकी जो डिग्रेडेड स्टेटस था हमारी सोसाइटी में, या तो आपको सती होना पड़ेगा या फिर आपका एक प्रकार से स्टेटस बिल्कुल ही कम रह जाएगा या फिर आप बिल्कुल ही कम स्तर पर रह जाएंगी, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। और उसी के साथ साथ इन्होंने बात की कि जो विमेंस हैं उन्हें भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के राइट्स होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसको सपोर्ट किया कि जो विमेंस हैं उन्हें मॉडर्न एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। और इन्होंने जो डेविड हरे थे उनके जो जब उन्होंने हिंदू कॉलेज के 1817 में फाउंडेशन की तो उसके समय इन्होंने डेविड हरे को भी सपोर्ट किया था। और उसी के साथ साथ इन्होंने जो वेदांत कॉलेज थी वो खुद एस्टेब्लिश की और साथ ही में उन्होंने वहाँ पे इंडियन लर्निंग्स और जो वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंस की जो लर्निंग्स थी उनके बारे में भी इन्होंने वेदांता कॉलेज में इसकी स्टडी करवानी शुरू की। और उसी के साथ साथ राम मोहन रॉय वॉज ए गिफ्टेड लिंग्विस्ट। राम मोहन रॉय को लगभग लगभग अगर हम बात करें तो एक दर्जन के लगभग या फिर एक डजन लैंग्वेज जानते थे और वो काफ़ी अच्छे लैंग्वेज के जानकार थे। इस वजह से उन्होंने आगे जो उन्होंने जो उनको एक प्रकार से या फिर एक बोल्ड सपोर्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो हमारा इंडियन जर्नलिज्म था उसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें प्रेस को या फिर जो हमारे उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको हमारी जो प्रेस है उसको फ्रीडम देनी चाहिए। और उन्होंने अपने जर्नल्स भी निकाले और साथ ही में उन्होंने कंडेम किया कि जो ये बंगाली ज़मींदार और जो जो एक प्रकार से जो मैक्सिमम रेंट्स ये जो फिक्स कर देते हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई कि इनको एक प्रकार से जो रेंट्स हैं उनके अंदर चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि हर बार एक प्रकार का मौसम नहीं रहता है। तो इसलिए जो लैंड रेंट है या फिर जो एक प्रकार से जो एग्रीकल्चर के लिए रेंट है वो इन्हें अलग अलग करनी चाहिए, हर साल के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ इन्होंने जो टैक्सेस थे जो टैक्स फ्री लैंड थे उनके ऊपर जो टैक्सेस चलाए जा रहे थे उनको भी अबोलिश करने के लिए इन्होंने डिमांड रखी। और उन्होंने ये भी डिमांड रखी कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है उनमें भी कमी की जाए ताकि हमें भी या फिर इंडियंस को भी एक्सपोर्ट करने का मौका मिल सके। और उसके बाद में उन्होंने एक और डिमांड रखी कि जो सुपीरियर सर्विसेज है उनमें भी इंडियनाइजेशन किया जाए और जो एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी से सेपरेट कर दिया जाए ताकि जो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है वो जुडिशरी में ज़्यादा ना रह सके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर एंड ब्रह्मो समाज, क्योंकि जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हुई तो उसके बाद में अब नए जो अच्छे या फिर बड़े लीडर आए वो है देवेंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने ब्रह्मो समाज को संभाला। अगर हम बात करें देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में तो वो फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने 1842 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करने से पहले देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा
के अध्यक्ष थे, जो कि 1839 में बनी थी, और उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी, जो कि बंगाली लैंग्वेज में उन्होंने निकाली थी। उसके बाद में उन्होंने जो इसको ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करने 1842 में ज्वाइन करने के बाद में लगातार देवेंद्रनाथ टैगोर जो राम मोहन राय के जो आइडियाज़ थे उनको उन्होंने प्रोपगेशन किया, और साथ ही में जो हमारे जो इंडिया के पास्ट थी उसके जो सिस्टमेटिक स्टडी थी उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो अलग अलग जो लीडर्स थे वो, और उनके अलावा भी और भी अच्छे अच्छे जो लीडर्स थे वो भी जो ब्रह्मो समाज था उसमें आने लगे, जैसे द डेरोजियंस, इंडिपेंडेंट थिंकर्स सच एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्विनी कुमार दत्ता। ये सभी जो अलग अलग जो फिलोसफर थे या फिर एक प्रकार से अलग अलग जो थिंकर्स थे उन्होंने भी ब्रह्मो समाज को सपोर्ट किया। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो उसके बाद में एक और अच्छे लीडर की जो कि ब्रह्मो समाज को मिले वो थे केशव चंद्र सेन या फिर केशव चंद्र सेन। इन्होंने 1858 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। केशव चंद्र सेन ने ही जो ये एक ब्रह्मो समाज एक प्रकार से बंगाल में ही सीमित था, इसलिए इन्होंने जो केशव चंद्र सेन ही थे मेन जो व्यक्ति जिन्होंने इस जो ब्रह्मो समाज था उसको पूरे भारत में पूरा या फिर एक प्रकार से नेशनल रूप दिया, जिसमें कि इन्होंने अलग अलग ब्रांचेज जो स्टार्ट की, जैसे कि यूपी, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास और अदर टाउन्स में इन्होंने जो ब्रह्मो समाज की ब्रांचेस थी वो स्टार्ट की। और लेकिन जो केशव चंद्र सेन के जो आइडियाज थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर को पसंद नहीं आए, इसलिए इन दोनों के बीच में एक प्रकार से मतभेद हुआ, और इन्होंने जो ये एक प्रकार से जो रिलीजन के ऊपर जो इनकी टीचिंग्स थी वो भी इनको जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उनको पसंद नहीं आई, और जो उनके जो कास्ट सिस्टम के जो स्ट्रॉन्ग व्यूज थे वो भी इनको पसंद नहीं आए। और जब अगर हम आगे बात करते हैं कि जो केशव चंद्र सेन थे वो एक प्रकार से इंटरकास्ट मैरिज थी उसके लिए बिल्कुल ही ओपनली सपोर्ट किया करते थे कि जो इंटरकास्ट मैरिजेज हैं वो होनी चाहिए, ताकि जो अलग अलग जो एक प्रकार से सभी जो समाज है वो एक जगह आ सके। और उसके बाद में जब इनको आचार्य का पद 1858 में जब इन्होंने ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज को तब दे दिया गया था, लेकिन जब देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में मतभेद हुआ तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनसे आचार्य का पद छीन लिया, वो भी 1865 में। इस वजह से इन्होंने या केशव चंद्र सेन ने 1866 में एक नए संगठन की स्थापना की जिसे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कहा गया, और उसी के साथ देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक नए संगठन या फिर जो पुराना संगठन था उसका ही नाम बदल दिया गया, आदि ब्रह्मो समाज के रूप में उसका नाम किया गया। लेकिन जब जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने डिमांड किया कि हमें जो चाइल्ड मैरिज है उनको रोक देना चाहिए, तो इस वजह से जब गवर्नमेंट ने जो चाइल्ड मैरिज मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट निकाला तो उसके बाद केशव चंद्र सेन ने 1878 में अपनी 13 इयर्स ओल्ड अपनी जो बेटी को एक शादी कर दी, किससे? हिंदू महाराजाओं कूच बिहार से। इस वजह से इस जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था उसके अंदर फिर से एक स्प्लिट हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि ये केशव चंद्र एक प्रकार से ढोंगी हैं, ये एक प्रकार से दुनिया के लिए तो चाहते हैं कि जो अलग सभी को चाइल्ड मैरिज की एक एज निश्चित हो, लेकिन ये एक प्रकार से अपने लिए ही ये नहीं चाहते थे। इसलिए जो अलग जो 1878 में जो इनके साथ जो अलग जो इनके मेंबर्स हुए उन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज नाम से एक नए संगठन की स्थापना की, जिसकी स्थापना की गई आनंद मोहन बोस, सभी चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा, जो कि एक प्रकार से डिसगस्टेड फॉलोअर्स थे ब्रह्मो या फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रह्मो समाज, जो भारत में जो पुरानी प्रैक्टिसेस चली आ रही थी, जो अलग अलग डॉगमास थे या अलग अलग सुपरस्टिशंस थे, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। उसी के साथ साथ जो हिंदू जो प्रिजुडाइसेस चल रहे थे उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई, और उन्होंने सपोर्ट किया कि जो विमन है उसकी एक प्रकार से सोसाइटी में एक अच्छी या फिर एक रेस्पेक्टेबल स्टेटस होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो सती है उसे हटाया जाए, उसी के साथ साथ जो पूर्दा सिस्टम है उसको भी अबोलिश किया जाए, और जो चाइल्ड मैरिज है उसको ख़त्म किया जाए, और जो पॉलीगेमी जैसी एक प्रकार से बुरी प्रैक्टिसेस है उन्हें भी ख़त्म किया जाए, और जो विडो रीमैरिज एक प्रकार से बुरी मानी जाती है उसे सही ठहराया जाए, क्योंकि विडो रीमैरिज सम्मान का अधिकार देती है जो विडोज हैं उनको, ताकि उनकी जो स्थिति है या फिर उन्हें सती ना होना पड़े, और उसी के साथ साथ उन्हें किसी भी प्रकार की एक जो लो स्टेटस वाली ज़िंदगी है वो ना जीनी पड़े। तो इन सब के बारे में ब्रह्मो समाज ने आवाज़ उठाई। ब्रह्मो समाज ने हमारी सोसाइटी के लिए या फिर हमारे जो उस समय के अगर हम बात करें तो उस समय के अनुसार ब्रह्मो समाज या फिर राजा राम मोहन रॉय के जो विचार थे वो बहुत ही समय से आगे थे, इस वजह से उन्हें फॉलो नहीं किया गया, और जो ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ रहा। तो इन सब के बारे में या फिर जो राजा राम मोहन रॉय थे उनके बारे में आज हमने पढ़ा।
उनके जो ब्रह्मो समाज था उसके बारे में हमने आज पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो स्वामी विवेकानंद हुए या फिर अदर जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुए, प्रार्थना समाज हुए, रामकृष्ण मिशन हुए, तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।